नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। 2025 खास है। साल की शुरुआत में शनि की दिशा बदली। हमने आपको ज्योतिषों के साथ मिलकर उसके बारे में भी बताया। अब एक बार फिर 18 साल बाद आज बड़ा संयोग बना गया। राहु ग्रह कुंभ राशि में और केतु ग्रह से राशि में गोचर हुए हैं। राहु केतु का यह राशि परिवर्तन इस साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में से एक माना जा रहा है। मगर सिर्फ यही परिवर्तन नहीं हुआ है, इसी महीने में गुरु की अतिचारी गति ने भी सभी को चौंका दिया है। अब ग्रहों के इस परिवर्तन का असर आपके जीवन पर क्या होगा, देश काल परिस्थिति में इसका क्या असर नजर आएगा, यह बताने के लिए विस्तार न्यूज एक खास शो लेकर आया है, जिसमें हम ज्योतिषों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका प्रभाव आप पर किस तरह का रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे साथ ऋषि शुक्ला सर के हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी हैं, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों से चर्चा करूं उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि आम जनता इन परिवर्तनों को कैसे देख रही है और आम लोगों के मन में आखिर किस तरह के सवाल इन परिवर्तनों को लेकर पनप रखेंगे। मेरी राशि में भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है और मैं जानता हूं कि ग्रह जो बदलते हैं तो बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव वो करते हैं, असर दिखा। मेरी राशि पे इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा और नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट भी आते हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए मुझे क्या उपाय करना होगा? ये सब परमात्मा का खेल है, अपनी अपनी राशि का फल सबको मिलता है। तो आप बताइए कि मुझे क्या पूजा पाठ करना चाहिए और कैसे कैसे ऐसे कारण हैं जिनसे मुझे बचना चाहिए। राहु केतु से क्या नुकसान है और मुझे क्या कुछ जो है इसको दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। के साथ यदि कोई पूजन करते हैं जो हमारी और हानि को समझना चाहता है, इनसे बचने के उपाय जानना चाहता है, और हम भी आज इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का एक बार फिर से। सबसे पहले मैं ऋषि सर आपसे की समझना चाहूंगा, ये जो राहु और केतु का परिवर्तन है वो कैसे देखा जाए और उसको कैसे समझा जाए कि इस परिवर्तन से लाभ ज्यादा है या हानि? मेरी समझ में राहु बदलाव का कारक है। राहु अगर किसी एक चीज को इंगित करता है तो बदलाव को इंगित करता है। हम लोग स्वाभाविक रूप से राहु और केतु के नाम से कई बार डर जाते हैं जी, क्योंकि यह ग्रहण करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण यदि होता है तो राहु और केतु के कारण ही होता है। साल में 2 बार तो ग्रहण का सीजन आता ही है और यह ग्रहण एक 18 वर्ष के चक्र में चलता है और उस 18 वर्ष में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते रहते हैं। हमने यह देखा है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन के 18 वर्ष, 36 वर्ष, 54 वर्ष, 72 वर्ष, इनमें मेजर परिवर्तन उसकी ज़िंदगी में होते हैं। कोई पढ़ाई से नौकरी पे जाता है आदि। यही जो राशि परिवर्तन होता है राहु और केतु का 1.5 वर्ष में एक बार, अर्थात 12 राशियाँ 18 वर्ष में, यही इस बात को समझने की ज़रूरत है। डरे बिना इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर राहु पॉजिटिव है तो यह बहुत अच्छे परिवर्तन का भी कारक बन सकता है। नहीं तो अरविंद जी, कैसे समझा जाए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस राशि के लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है, ये भी आम लोगों के समझ से बहुत परे होता है। आप लोग ही इस गणित को समझ सकते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अरविंद जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, जैसा सर ने कहा कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो 18 महीने के लिए होता है, यानी 1 वर्ष और 6 माह के लिए होता है। राहु भी उतने ही दिन के लिए ट्रांजिट करता है, केतु भी उतने दिन के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं। अच्छा, इस बार का जो ट्रांजिट है बड़ा कमाल का है, क्योंकि कई वर्षों से राहु आप देख रहे होंगे कि तरह तरह से घूम रहा था, मेष में रहा, मीन में रहा, क्योंकि राहु और केतु हमेशा रेट्रोगेट यानी वक्री गति से ही भ्रमण करते हैं। हमारे यहाँ दोनों को आमने सामने रखा गया, कुंडली में भी उन दोनों ग्रहों को साथ में नहीं रखा गया। राहु का जो ट्रांजिट है बहुत कमाल का है और मेरे ख्याल से चूँकि 18 वर्षों में वो वापस कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये कुंभ राशि
जो कि शनि के मूल त्रिकोण की राशि मानी जाती है, और राहु और शनि आपस में बहुत अच्छे मित्र भी माने जाते हैं। तो राहु का ट्रांजिट कुंभ राशि में बहुत सुंदर माना जाता है, बहुत अच्छा। ये 18 महीने का ट्रांजिट है, गोचर में ट्रांजिट बहुत बढ़िया है। जिन लोगों की राशि में राहु शुभ स्थान पर बैठे हैं, देखिए राहु और केतु की अपनी तो कोई राशियां होती नहीं है, ना ही वो किसी राशि के स्वामी माने जाते हैं। वो तो जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अमूमन आप ऐसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से जिनका कोई घर नहीं होता, वो किसी घर में जाते हो तो वैसे ही व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राहु और केतु का है। ठीक इसी के साथ साथ केतु जिसका व्यवहार नहीं, बिल्कुल तो मैं सर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा सर। क्या अब अगर वो अपने दोस्त के घर में जा रखे हैं जी। तो फिर उनका प्रभाव तो कुछ इसी तरह का हो जाएगा, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सकारात्मक प्रभाव राहु का पड़ने वाला है। राहु का कुंभ राशि में गोचर जो 18 महीने के लिए है बेहद शानदार है। ठीक उसी प्रकार से केतु जिसका व्यवहार बिल्कुल मंगलमय माना जाता है। केतु के बारे में कहा जाता है कुजा यानी मंगल के समान व्यवहार करता है, क्योंकि अनब्रेन प्लेनेट है। एक ही के धड़ केतु है और मस्तक जो है वो राहु है। तो आप देखिए केतु का ट्रांजिट सिंह राशि में है, परंतु केतु का ट्रांजिट सिंह राशि में ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि वो सूर्य की राशि में वैसे ही उग्र है, थोड़ा सा और उग्रता पूर्ण व्यवहार करेगा, जिसका देश और दुनिया पर तरह तरह से प्रभाव पड़ेगा। नहीं, मैं ऋषि सर यही समझना चाह रहा हूं कि आम लोगों की राशियों में तो इसका असर दिखाई देगा ही, लेकिन क्या देशकाल परिस्थिति में भी इसका कोई बहुत ज्यादा असर होगा? क्योंकि जितनी जगह हम पढ़ रखेंगे वो यही बता रखेंगे कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। मैं शनि और गुरु के परिवर्तन पर भी आऊंगा, लेकिन पहले जरा राहु और केतु के समझ लें कि इसका क्या देशकाल परिस्थिति में कोई बड़ा असर देखने को मिल सकता है? देखिए, राहु को हम हमेशा तकनीकी एडवांस का कारक भी मानते हैं। 2007 में पिछली बार 7-8 में जब राहु आए थे कुंभ राशि में, तो अब देखिए कि आईफोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, फेसबुक, यूट्यूब, इनका इंट्रोडक्शन हुआ, जो आप जानते हैं कि जिन्होंने हमारे सामाजिक कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बदल दिए। तो यही नहीं, इसके पहले जब 1988 में आए थे तो पहली बार फाइबर ऑप्टिकल केबल लगा। उसके पहले 1951 में जब आए थे तो आपने एलन ट्यूरिंग का नाम सुना होगा। एलन ट्यूरिंग एक्चुअली कंप्यूटर के जनक हैं। वहाँ से कंप्यूटर का काम शुरू हुआ। 1969 में चंद्रमा की लैंडिंग आप जानते हैं। तो टेक्निकली बहुत अच्छा एडवांसमेंट का समय है। यद्यपि यह कहना मुझे ज़रूरी है कि इकोनॉमिकली देखिए, शनि चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शनि ज़्यादा विस्तार नहीं होने देते। राहु विस्तार के, आपके चैनल का नाम ही विस्तार है, राहु विस्तार को देखते हैं। पर शनि और राहु मिलते हैं तो आर्थिक रूप में ये कोई बहुत अच्छा समय शायद नहीं होगा। 1932 में जब थे तो दुनिया का जो सबसे पहला मेजर डिप्रेशन जिसको कहते हैं वो अमेरिका में आया था। 2007-8 को आपको याद होगा, जबकि भारत का शेयर मार्केट भी क्रैश किया था। जब मेजर क्राइसिस ऐसे ही 88 के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस एक आई थी जो काफ़ी दिनों चली थी। तो आर्थिक रूप से शायद ये थोड़ा चैलेंज है, परंतु तकनीकी रूप से एडवांस होने का इसके बहुत समय है। अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो हमने ये देखा है कि चाहे आप 88 में देख लीजिए, चाहे आप 2007 में देख लीजिए, परिवर्तनों का दौर की बात आई है। तो परिवर्तन तो राहु करेंगे ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। परिवर्तन हम कैसे राहु की प्रवृत्ति को समझ करके उनके साथ चलें, ये हमको समझना पड़ेगा। जातकों के लिए अलग है, विश्व के लिए अलग है, अलग अलग देशों के लिए अलग होगा, भारत के लिए अलग होगा। तो सबके अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे, एक ही प्रभाव सब पे नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन मैं इस चीज़ को भी अरविंद जी समझना चाहूँगा कि आप चाहे राहु का जिक्र कर लीजिए, केतु का जिक्र कर लीजिए जो अभी बदल रखे गए। हमने पहले शनि के वक्री स्थिति भी देखी है। इसी महीने में हमने ये भी देखा है कि गुरु की गति किस तरह से बहुत ज़्यादा अतिचारी हो गई है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखकर एक बड़ा डर का माहौल क्रिएट हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं उससे पहले आपको भारत की कुंडली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, भारतवर्ष हम चूंकि सनातन काल से एक देश के रूप में अस्तित्व में थे, लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया और 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे दिल्ली की यदि हम कुंडली लें तो भारतवर्ष एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। वृषभ लग्न और कर्क राशि यानी पुष्य नक्षत्र में भारतवर्ष का उदय हुआ। अब आप देखिए कि पिछले 2015 से
25 तक, यानी अभी 31 मार्च 25 तक भारतवर्ष के ऊपर राशि के स्वामी यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा की महादशा चली। अब आप देखिए 31 मार्च को भारतवर्ष के ऊपर मंगल की महादशा प्रारंभ हुई है, जो कि कब तक चलेगी? 2032 तक चलेगी। मंगल भारतवर्ष की कुंडली में दो इंपॉर्टेंट हाउस यानी 7th और 12th हाउस का ओनर है। मंगल कहा जाता है मंगल कराए दंगल, और इस समय मंगल अपने सबसे निम्नतम जो उसकी राशि है जिसको कर्क कहा जाता है उसमें ट्रांजिट कर रहा है। वो 6 जून तक ट्रांजिट करेगा। 6 जून के बाद वो कहाँ पे कंजक्ट होगा? केतु के साथ। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केतु के साथ जब मंगल कंजक्शन में आएगा, और वो 45 से 60 दिन में, एग्जैक्ट उसका अभी टाइम मेरे को याद नहीं है, आप देखेंगे कि केतु के साथ जब मंगल का कंजक्शन होगा सिंह राशि में, जो आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी देखा, आप दूसरा ऑपरेशन सिंदूर फिर देखोगे, क्योंकि मंगल केतु के साथ कंजक्ट होके उस एग्रेशन को बढ़ाएगा। भारतवर्ष की कुंडली में सिंह राशि यानी कर्क राशि से आप पकड़ के चले तो 2nd हाउस की राशि होती है। हम लोग ज्योतिष में सप्तम और 2nd को हमेशा मारक कहते हैं, और उस समय की जो स्थितियां होती हैं वो मार्केश की दशा होती है। बात आपने शनि और राहु की देखिए शनि अब अकेला रह जाएगा मीन राशि में। राहु तो आज से अलग हो गया, उससे काफ़ी अलग हो गया। हालांकि डिग्री वाइज जब तक उनमें 7 से 8 डिग्री का फर्क नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे के प्रभाव में रहेंगे, लेकिन चूंकि धीमे धीमे दोनों अलग हो गए हैं, और राहु का प्रभाव कुंभ राशि में अमूमन सामान्य से बेहतर ही माना जाता है जी। अब आप देश काल पे आ जाइए, आप अमेरिका को उठाइए। अमेरिका की कुंडली वृषभ राशि की कुंडली है, जो ओवरऑल जो अमेरिका बना वृषभ राशि का देश है। वहाँ एक व्यक्ति बैठा है वृश्चिक राशि का जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सिंह लग्न और वृश्चिक राशि का जातक है, अनुराधा नक्षत्र के 3रे चरण में उनका जन्म हुआ है। अब आप देखिए कि इस समय राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, मैं केवल राहु पे ही आपको बता रहा हूँ। राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुंडली से 4th हाउस में, हाउस ऑफ हर्डल्स हम लोग कहते हैं, बाधाओं का भाव कहते हैं, और 10th भाव में ट्रांजिट कर रहा है, यानी केतु कहाँ जा रहा है? 10th भाव में। तो वो क्या कर रहे हैं? अमेरिका को मूल की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि केतु हमेशा अमूमन हम लोग मानते हैं मूल नक्षत्र का ओनर होता है, यानी आप जहां से प्रारंभ होते हैं वहीं पर जाकर आप अपने आप को समाप्त करते हैं। तो केतु वहां पर जा रहा है, तो देखिए अमेरिका का जो पूरा व्यवहार है, पूरी 360 डिग्री चेंज। हम लोग कहते हैं कि साहब अमेरिका भारत का परम मित्र है, लेकिन आज के दौर में अमेरिका किसी का मित्र नहीं है, ना वो यूरोपियन कंट्रीज का मित्र है, ना ही वो किसी और देश का मित्र है। तो ये केतु का एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है। राहु के ट्रांजिट का प्रभाव देखिए। अगेन आपको भारत की कुंडली पे लेके आता हूँ। भारत चूंकि इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली मकर लग्न और वृश्चिक राशि के, अलग अलग जगह तुला लग्न और वृश्चिक राशि, अलग जगह वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है, परंतु मेरे पास मूल कुंडली है उनकी, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो मकर लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। आप फिर देखेंगे कि राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? वृश्चिक राशि से 4th हाउस में, और 10th हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहा है। आप देखिए इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इतना बड़ा आक्रामक प्रहार किया पाकिस्तान के ऊपर, और आप देखिए कि केतु के 10th भाव और 4थे भाव में राहु होने के कारण क्या हो रहा है? बेहद परेशान स्थिति में है, तनाव में जी रहे, जबकि आपने देश के लिए बहुत बेहतर किया, लेकिन आलोचनाएं कितनी झेलना पड़ रही हैं। कहीं ना कहीं प्रभाव राहु और केतु के साथ साथ जुपिटर का भी है, क्योंकि जुपिटर इस समय चूंकि मास्टर प्लेनेट है वृश्चिक राशि के हिसाब से, ट्रांजिट कहाँ कर रहा है? जेमिनी यानी मिथुन राशि में कर रहा है। तो आप देखेंगे अभी से लेकर 19 अक्टूबर तक, जब तक वो ट्रांजिट कर्क राशि में नहीं करेगा तब तक यही परिस्थिति बनी रहेगी। राहु और केतु उनको अगले 18 महीने तंग करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा है, यहाँ आपके चैनल पे भी कर रहा हूँ, कि आप देखेंगे कि 19 अक्टूबर के बाद जब भारतवर्ष की जो कर्क राशि है, कर्क राशि में जुपिटर रहेगा, वहां से आपको देश में एक मध्यावधि चुनाव दिखाई देगा। हो सकता है 100 सीटों के लिए हो, या हो सकता है पूरी तरह से। नहीं तो आप ये स्पेशल प्रदेश के लिए बता रहे हैं या देश की बात कर रहा हूँ? मैं केवल देश की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये देश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गवर्न माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली करती है। भारतीय जनता पार्टी की राशि भी वृश्चिक है, मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की पार्टी। अभी अभी 2 चीजें बड़ी कर दी हैं, एक तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का जिक्र आप कर रहे हैं, और दूसरे मध्यावधि चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे से बहुत
बहुत लोगों ने, मैंने ऑपरेशन सिंदूर होने से 4 दिन पहले अपने फेसबुक पेज पे ये भविष्यवाणी की थी कि जम्मू कश्मीर और काफी सारी जगह मैंने लिखा था, मैंने कहा वहां पे आतंकवाद होगा और पहलगाम में आतंकवादी घटना भी घटी। तो आप देखिए कि ये जो ग्रह, नहीं तो ये दूसरा ऑपरेशन कब चलने वाला है? ये दूसरा ऑपरेशन आप मान के चलिए कि जुलाई और अगस्त के महीने में, मिड ऑफ जुलाई मेरे ख्याल से, मुझे लगता है 16 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में होना चाहिए। उस समय प्लेनेट्स की डिग्री भी थोड़ी सी शानदार हो रही है और मंगल और केतु एक मजबूत स्थिति में आएंगे। और आपको एक चीज और बताता चलूं, पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, जो कि लड़ाई किससे होगी? पाकिस्तान से होगी। अब आप पाकिस्तान की कुंडली को देखिए, 14 अगस्त 1947 प्रातः 9 बजे, जल्दी सर, प्रातः 9 बजे कराची में पाकिस्तान का जन्म हुआ। कन्या लग्न और मिथुन राशि का देश है। पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में पाकिस्तान हुआ। अब आप पाकिस्तान के ऊपर इस समय की महादशा को पकड़ लीजिए, सूर्य की महादशा चल रही है जो अगले 17 महीने और चलेगी। सूर्य व्ययेश है, भाग्यस्थान में बैठा हुआ है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के आने वाले 17 महीनों में परिस्थिति खराब होगी। फिर राहु केतु पे आ जाते हैं। केतु कहाँ होगा? 12वें भाव में होगा और राहु कहाँ होगा? 6ठे भाव में होगा। हालांकि 6ठे और 12वें राहु को हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कुंडली में वो उतना बेहतर परिणाम नहीं देगा जितना बेहतर परिणाम वो भारतवर्ष की कुंडली में देगा। तो बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। खैर, मैं ऋषि सर आपसे ये चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि अभी चूंकि अब युद्ध का जिक्र छिड़ गया है, तो फिर हम गुरु की अतिगोचर वाली स्थिति को भी समझ लेते हैं कि उसकी चाल जिस तरह से अचानक से अतिगोचर हुई है, अतिचारी जो हुई है, मैं उसको समझना चाहूँगा। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी शायद, जितना मैंने पढ़ा है, तब भी स्थितियाँ कुछ ऐसी की थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब भी स्थितियाँ कुछ ऐसी थी, और अब एक बार फिर ये स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो इस पर थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूँगा ऋषि सर कि क्या अब वापस से वो युद्ध की स्थितियां कहीं हमको देश दुनिया में देखने को मिल सकती है? मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि गुरु बहुत अत्याचारी है। गुरु की जो साइकिल है वो 72 वर्ष की साइकिल बनती है, और वहाँ से एक 11 वर्ष की साइकिल जोड़ के ठीक 83 साल बाद गुरु वहीं लौट कर आते हैं जहाँ पहले थे। तो यह किसी भी पंचांग से देखा जा सकता है कि हर 83 वर्ष बाद इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और कोई 1515 में बनी थी, 1598 में बनी थी, 1845 में बनी थी, पर अनेक बार ये स्थितियां बनी हैं। गुरु अतिचारी तब होता है जब वो अस्त होता है, अर्थात सूर्य के साथ होता है। हर वर्ष, केवल इस वर्ष की बात नहीं है, हर वर्ष जब वो गुरु के साथ होता है तो 7 से 7.5 डिग्री तक चलता है, जो साल भर में 30 डिग्री का उसका है। 3 महीनों में जब गुरु के आसपास सूर्य के आसपास रहता है तो लगभग 20-22 डिग्री चल देता है। तो गुरु की गति कोई बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो गई है ऐसा मैं नहीं समझता। हालांकि पंडित जी मुझसे सहमत ना होंगे। और यह भी मैं इस बात को भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हम गुरु को अभी देख रहे हैं और हम अगले 5-7 सालों में देखेंगे, उसमें गुरु की एस्ट्रोनॉमिकल गति, एस्ट्रोलॉजिकल गति किसी में कोई परिवर्तन नहीं है जी। पर ये हमने जो जाहिरा तौर पे देख रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। गुरु हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म हैं जी। तो वो पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहेंगे। गुरु मुझे नहीं लगता कि कोई युद्ध कराएंगे जी। गुरु तो युद्ध से लोगों को हटाने के लिए आते हैं और वो सही मार्ग देने के लिए आते हैं। ये हमारा सनातन धर्म गुरु को बहुत मानता है। तो युद्ध से बुद्ध की तरफ ले जाने वाले, युद्ध से बुद्ध की ओर ले जाने वाले जाने की बात होती है। तो जहाँ तक गुरु इस राहु की बात हो रही है, हम एक और बात यहाँ आपके सामने कहें कि ज्योतिष में 4 भाव होते हैं जिनको बोलते हैं उपचय भाव, जहाँ पर हम अपने प्रयासों से, अपनी युक्ति बुद्धि से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य तक को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो राहु जिनके भी कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली हो, धनु लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की भी कुंडली हो, खुद कुंभ लग्न की कुंडली हो, जिनके लिए भी राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में गोचर कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव रहेगा, बशर्ते कि उनका मस्तिष्क राहु से प्रभावित ना हो जाए। राहु की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो आपको ऐसे दुनिया में ले जाता है जहाँ आप अपने बनाए हुए सपनों में जीने लगते हो जी। उस माया में फंस जाते हो। राहु का जन्म ही माया से हुआ है, विष्णु के मोहनी स्वरूप से हुआ है, और राहु के धड़ नहीं है, केवल इच्छाएं हैं।
तो हजारों इच्छाएं ऐसी हैं कि हर इच्छा पे दम निकलता है। अगर हम उस राहु को उस स्थिति में जाने से रोक सके तो निश्चित रूप से हम राहु का लाभ उठाएंगे, तकनीकी एडवांसमेंट करेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं अब इसी पर आने वाला था कि अब हम लाभ किस तरह से ले सकते हैं, जिनके लिए विषम ये स्थितियां निर्मित हो रखी है उनको कैसे फायदा हो, मैं उसी पर आ रहा हूं। लेकिन अब अरविंद जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा गुरु को लेकर की। अगर किसी के अब ग्रह का स्वामी ही गुरु है और वो उसी के कक्ष में बैठा हुआ है तो फिर उसके लिए ये परिस्थितियां कैसी रहने वाली है? फिर हम उपायों पर आते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा गुरु के साथ एक कमाल की चीज़ है कि जिस राशि में वो बैठता है या जहाँ वो बैठता है उसको सबसे ज़्यादा तंग करता है, जहाँ वो देखता है उसको सबसे ज़्यादा प्रसन्न करता है। ये गुरु की अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। शनि जिस स्थान पर बैठता है उसकी हानि कभी नहीं करेगा, लेकिन शनि जहाँ पर दृष्टि डालेगा उस स्थान को जरूर तंग करेगा। अब गुरु की बात करते हैं। देखिए, गुरु इस समय मिथुन राशि यानी जेमिनी में, तो मिथुन राशि वालों जातकों के लिए वो तनाव देगा क्योंकि उनकी राशि में बैठा हुआ तंग करेगा। अब आप देखें, सर ने जैसा कहा कि 5वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी तो आप देखेंगे मिथुन से जो पंचम दृष्टि पड़ती है वो तुला राशि पर पड़ती है, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए समय बेहद शानदार है। सप्तम दृष्टि यदि बात करें धनु राशि के लिए काफ़ी बेहतर है। धनु से सप्तम भाव में भी गुरु है, उनका राशि स्वामी भी है। और यदि वहाँ से उठा के हम देखें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में ट्रांजिट करेगा गुरु, बहुत अच्छी स्थिति है। राहु की बात कर ले तो सर ने जैसा कहा बिल्कुल सही बात है, 3, 6, 9, 11 जब भी वो ट्रांजिट में रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर से कुंभ राशि वाले जातक जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय, जो गुरु से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके लिए तो बहुत लाभकारी है गुरु, क्योंकि पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। संतान, राज्य या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, मुझे लगता है उसमें भी बहुत लाभकारी देगा और अचानक धन जो है वो भी आपको दिलाएगा। यदि हम एक एक राशि करके यदि बात कर लें, 12 राशियों की बात कर लें ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आनंद आएगा। मेष राशि से पहले बात कर लेते हैं। मेष राशि से 3rd हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट है, बहुत शानदार है। आप देखेंगे यश मान सम्मान मिलेगा, मित्रों परिजनों से लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो 2nd हाउस में, 2nd हाउस का जुपिटर अमूमन शुभ माना जाता है क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु कारक ग्रह माना जाता है। तो धन लाभ जो पिछले 1 वर्षों से वृषभ राशि वाले जातकों को प्राप्त नहीं हो पा रहा था वो प्राप्त होता रहेगा। कुल कुटुंब में परेशानियां दूर होंगी और अदालती और मुकदमेबाजी में आप फंसे उससे भी राहत मिलेगी। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों को बेहद तनाव देगा, मानसिक रूप से परेशान करेगा। हालांकि नए रिलेशनशिप जरूर बनाएगा। आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह जरूर होगा इन आने वाले दिनों में। वहीं कर्क राशि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, मास्टर प्लेनेट है, भाग्येश माना जाता है, तो ठीक नहीं है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ठीक है जो कि 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, धन संपदा मान सम्मान सारी चीज़ें देगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, 10th भाव में ट्रांजिट कर रहा है। कर्म से जुड़ा हुआ कोई शुभ कार्य, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई शुभ कार्य बेहद अच्छी तरीके से होगा। वहीं तुला राशि वाले जातकों के लिए जैसे मैंने बताया भाग्य स्थान में ट्रांजिट करेगा तो बहुत ही श्रेष्ठ कारक रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा कमजोर होगा क्योंकि 8th भाव में ट्रांजिट है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। वहीं धनु राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी बेहतर है क्योंकि 7th भाव में है। मकर राशि वाले जातकों के लिए 6ठे भाव में है, रोग से थोड़ा सा सामना होगा, वाहन दुर्घटनाएं इत्यादि हो सकती हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो 5th भाव संतान, राजनीति, शिक्षा संबंधी कार्यों में लाभ देगा। वही मीन राशि जिसका मास्टर प्लेनेट है, स्वामी कारक ग्रह है, 4थे भाव में आएगा, माता को कष्ट देगा। जमीन जायदाद के आपने बड़े सौदे कर रखे उसमें कष्ट देगा। यदि प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। आपने तो मुझे संकट में डाल दिया है। खैर, मैं ऋषि सर अब थोड़ा सा इस पर प्रकाश चाहूँगा कि जो समस्याएं जिस राशि के लिए, जिन राशि के जातकों के लिए है, वो कैसे अब इसको लेकर कुछ उपाय करें तो छोटी मोटी समस्याओं से बच सकते हैं क्या? पहले हम राहु पे बात करें जी। राहु के नियंत्रक मंगल नहीं है, उनकी एनर्जी राहु पे नियंत्रण नहीं कर सकती। सूर्य और चंद्र को तो राहु ग्रसित कर लेते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। शुक्र कुछ हद तक राहु को नियंत्रित कर पाते हैं। शनि और राहु एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं। राहु के नियंत्रक केवल स्वयं गुरु हैं। गुरु अर्थात शिव। राहु से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं वो जितना संभव हो सके वो शिव की आराधना करें। अभी सावन महीना आ रहा है, जल चढ़ाएं,
आगे ज़्यादा समस्या है तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक या उज्जैन में राहु पूजा करें। शिव ही एकमात्र उत्तर है राहु से उत्पन्न हो रही समस्याओं का। राहु चूंकि धुआं है, चूंकि डिल्यूशन है, चूंकि इल्यूशन है, इसलिए अंधेरे में ना रहें, रोशनी में रहें, स्वच्छ कपड़े पहने, डार्क कलर्स के कपड़े ना पहने। यह सब छोटे छोटे उपाय हैं जो काम में आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जमीन से पैर ना हटाएं, हवा में ना उड़े। हवा में अगर उड़ने लगेंगे तो राहु बख्शते नहीं है, वो खुद ही उड़ाते हैं और फिर उसके बाद पटकते हैं। तो हवा में ना उड़े, जमीन पे पैर रखें। गुरु के उपायों में सबसे सरल उपाय जो है वो यह है कि यदि कोई आपके स्वयं के गुरु हो तो क्या बात है, फिर तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। उनके चरणों में जाइए, रास्ता देंगे। और स्वयं के गुरु नहीं भी हैं तो जो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके ग्रैंडफादर या दादा नाना टाइप के हैं, उनके साथ समय बिताइए, उनकी सेवा करिए या वृद्ध लोगों की सेवा करिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो अगर गुरु आपके स्वयं न भी हैं तो श्री दक्षिणामूर्ति गुरु हैं, वो माने जाते हैं कि सबके गुरु हैं। तो गुरु के पूजा पाठ में ही उत्तम रास्ता है। बिल्कुल, गुरु के श्री चरणों में जाइए, आपको सीधा सीधा लाभ होता है। रास्ता सीधा रखिए। देखिए, रास्ता सीधा रखेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, गुरु मदद करेंगे। रास्ता टेढ़ा करेंगे, ये तो जीवन का एक मूल मंत्र है। जब भी आपने शॉर्टकट लिया, आप परिस्थितियों में आप फंसते चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।